चलो, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग पढ़े थे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। इस वीडियो में जो है और भी हम कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, चलो तो सबसे फर्स्ट सवाल को यहाँ पर एक सर्कुलर व्हील है, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग है। ठीक है, सर्कुलर रिंग का चार्ज दिया है Q और रेडियस दिया हुआ है R। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब हुआ क्या कि एक चार्ज Q नोट जो है यहाँ पे सेंटर पे लाके रख दिया गया। ठीक है, जैसे ही लाके रखेंगे Q नोट चार्ज को, तो इस हर एक चार्ज पे, इस हर एक रिंग के हर एक पॉइंट पे जो है एक Q नोट जो है रिंग को क्या करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का जैसे ही तो होगा क्या कि ये जो रिंग है, रिंग में कुछ टेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेंशन। तो वही टेंशन हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। सवाल है कि ए चार्ज Q नोट is kept inside the conducting ring of charge Q and radius R। ठीक है, रिंग का रेडियस R और चार्ज Q है। सवाल है फाइंड द टेंशन इन, वही रिंग में कितना टेंशन आएगा ये फाइंड करो। तो सवाल तो टफ है, कोई बात नहीं। हम जो है हम सिर्फ थोड़ा सा जो है टेंशन निकालना चाहते हैं। हम जो है थोड़ा सा ये टेंशन निकालना चाहते हैं कि रिंग में जो है कितना टेंशन आएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है हम टेंशन निकालना चाहते हैं। चलो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना। एक बात बताओ कि जैसे ही अगर हम इस Q नोट चार्ज को यहाँ पे लाएंगे तो हम जो है ये जो Q नोट चार्ज है, इस छोटे से DQ चार्ज, ये छोटा सा चार्ज DQ पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ रिपल्सन का। ये जो DQ चार्ज है, ये जो है DQ चार्ज, इस पे रिपल्सन का फोर्स लगेगा ऊपर, और छोटा सा फोर्स मान लेते हैं DF, क्योंकि चार्ज DQ है। ये Q चार्ज जो है, ये Q चार्ज जो है Q नोट चार्ज, और D इस छोटे से एलिमेंटल पार्ट पे जो है फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। उस छोटा सा फोर्स का नाम दे दिए हम कितना, DF। क्यों? क्योंकि ये Q नोट चार्ज प्लस में है और भी चार्ज Q का छोटा सा पार्ट कितना होगा, DQ, ये भी प्लस में है। तो इस पे जो है DF छोटा सा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो रिपल्सन का होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इस छोटे से पार्ट जो दिख रहा है हमको, इतना छोटा सा पार्ट, इसका हम एक डायग्राम बनाना चाहते हैं। उसी तरह एक Q नोट चार्ज जो है वो एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे भी DQ होगा, तो इस DQ चार्ज पे भी एक छोटा सा फोर्स लगेगा DF बाहर की तरफ रिपल्सन का। ठीक है, उसी तरह यहाँ से अगर हम मान लो कि यहाँ पे अगर DQ चार्ज कंसिडर करें, तो इस DQ चार्ज पे एक Q नोट जो है इधर की तरफ फोर्स लगेगा छोटा सा DF। ठीक है, उसी तरह एक Q नोट चार्ज जो है वो छोटा सा पार्ट, इतना सा छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट DQ पे फोर्स लगाएगा इधर DF। ठीक है, छोटे 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 हर एक छोटे छोटे DQ चार्ज पे फोर्स लगाएगा रिपल्सन का DF। जिससे क्या होगा कि ये जो है रिंग एक्सपांड होना चाहेगा। एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा, एक रिंग में टेंशन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। ठीक है, जैसे ए वाला, जैसे ही रिंग ऊपर जाना चाहेगा, ये वाला रिंग जाना चाहेगा ऊपर, तो इसके अंदर एक टेंशन आ जाएगा T। लेट्स मान लो यहाँ पे टेंशन T1। उसी तरह ये रिंग जो है ऊपर जाना चाहेगा तो इधर वाले स्ट्रिंग को खींचेगा, सॉरी स्प्रिंग को, स्प्रिंग बोल रहे हैं। जैसे ही ये जो रिंग है ऊपर वाला जब ऊपर जाएगा, कंडक्टिंग रिंग है तो ये वाला इधर वाला पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, लेट्स टेंशन T। ठीक है, इसको मान लेते हैं T2।
अब जो है छोटा सा पार्ट का हम एक डायग्राम बनाना चाहते हैं, छोटा सा पार्ट का। उस छोटे से पार्ट को हम जो है दो बड़ा दिखा रहे हैं यहाँ पे ऐसे। ये वाला जो इधर वाला पार्ट है इसका टेंशन को मान लिया हम T1 और ये वाला जो पार्ट है इसके टेंशन को मान लिया हम T2। ठीक है, चलो अब ये जो है वो क्यू नोट चार्ज पे, ठीक है, ये क्यू नोट चार्ज पे मान लो कि इसका लेंथ है dl और चार्ज है इसका कितना dq। ठीक है, उस छोटे से एलिमेंटल पार्ट का हम जूम करके जो है फिगर बनाए हैं। ठीक है, लेट्स मान लो कि ये जो क्यू नोट चार्ज है इस dq चार्ज पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाया ऐसे df। ठीक है, इधर की तरफ df। लेट्स दिस एंगल इज θ/2। तो छोटा सा एंगल है dθ टोटल, तो ये dθ/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा dθ/2। ठीक है, टोटल मान लेते हैं dθ है, तो ये वाला पूरा जो है मान लेते हैं dθ है, तो इधर आधा जो होगा dθ/2 होगा, आधा ये फिर से होगा dθ/2। अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो dθ/2 यहाँ पर याद करो कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, तो ई dθ/2 तो ये कितना होगा, ये होगा 90, ये 90 माइनस dθ/2। ठीक है, ये 90 माइनस dθ/2। ठीक है ना। अभी रेडियस है, रेडियस ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ई इसको आगे थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे, तो ई 90 माइनस dθ/2, 90 माइनस dθ/2 ये वाला होगा पार्ट। देखो ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा 90 माइनस dθ/2, ये वाला पार्ट 90 माइनस dθ/2 ये वाला पार्ट। तो ये उसी वर्टिकली अपोजिट एंगल से फिर से वही सेम होगा, ये वाला भी एंगल कितना होगा 90 माइनस dθ/2। अच्छा 90 माइनस dθ/2, और रेडियस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट का, तो ये कितना हो जाएगा dθ/2, ये कितना हो जाएगा dθ/2 हो जाएगा। तो दिस एंगल इज dθ/2। तो T1 का ई वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा T1 cos dθ/2। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी वही कर सकते हो 90 माइनस dθ/2, तो ई फिर से हो जाएगा, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो फिर से आगे एक्सटेंड करेंगे तो ई फिर से 90 माइनस dθ/2, तो फिर से हो जाएगा कितना dθ/2। तो T2 का एक कॉम्पोनेंट आएगा T2 cos dθ/2। ठीक है, dθ/2। ठीक है, अब बताओ कि ये रिंग जो है हॉरिजॉन्टल में किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, रिंग जो है एक्सपांड होना चाह रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जो लेफ्ट का साइड का फोर्स जो है लेफ्ट राइट के साइड के फोर्स के बराबर होगा। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल में हुआ। अच्छा, वर्टिकल में जो है T1 का ये कॉम्पोनेंट आएगा कितना T1 sin dθ/2, T1 sin dθ/2। उसी तरह T2 का एक कॉम्पोनेंट आएगा हमारे पास कितना T2 sin dθ/2। ठीक है, ये आएगा। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो कि मान लो कि एक्सपांड होके इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है ना, ये जो रिंग है वो क्या हो गया, थोड़ा सा साइज उसका बढ़ गया, साइज बढ़ने की वजह से उसके अंदर टेंशन आ गया, खिंचाव आ गया, खिंचाव आने की वजह से जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो ऊपर की फोर्स बराबर कितना होगा नीचे की फोर्स, तो ऊपर का फोर्स कितना है। अच्छा, T2 cos dθ/2 बराबर क्या होगा T1 cos dθ/2। T2 cos, ये पहले हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो है हम न्यूटन्स लॉ लगाए हैं, T2 cos dθ/2 इक्वल टू T1 cos dθ/2। ठीक है, देखो cos dθ/2 cos dθ/2 कैंसिल हो गया, तो T2 इक्वल टू आ गया T1। इसको थोड़ा जल्दी मान लो कितना T, क्योंकि हमको तो जानना ही था कि रॉड के अंदर जो टेंशन होगा क्या होगा सेम होगा रिंग के अंदर। ठीक है, रिंग के अंदर टेंशन क्या होगा सेम, तो यहाँ पे टेंशन मान लो T है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा C। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो है हम वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ। तो ऊपर का फोर्स कितना है DF और नीचे का फोर्स कितना है, ऊपर का फोर्स है DF और नीचे का फोर्स कितना है, देखो ऊपर का फोर्स है DF, ये वाला DF है, और नीचे का फोर्स है देखो कितना, नीचे का फोर्स है T1 sin dθ/2, T2 sin dθ/2। तो नीचे का फोर्स हो गया कितना, नीचे का फोर्स हो गया T1 sin dθ/2 प्लस T2 sin dθ/2।
लेकिन T1 और T2 तो दोनों किसके बराबर है, T के बराबर है। तो बताओ कि DF इज इक्वल टू आ गया T साइन डी थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ये DF आ गया। ये क्या आ गया, DF। अब इस DF को हम लिख सकते हैं एक और तरीके से, कैसे? DF का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एक हो गया चार्ज Q नोट, अब एक चार्ज हो गया DQ, ठीक है, अपन आर स्क्वायर, रेडियस आर है, इक्वल टू 2T साइन डी थीटा बाई 2, साइन डी थीटा बाई 2। अब देखो DQ नहीं पता कितना होगा, क्या है, इतना चार्ज जो है हमको पता है DQ कितना है, इतना चार्ज तो हमको पता नहीं है DQ कितना है। इतना चार्ज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई वाला चार्ज, ए वाला चार्ज, क्या तुमको पता है कि DQ कितना है? ये चार्ज तो हमको नहीं पता। तो इस चार्ज को निकालने के लिए एक रूल है, देखो रूल क्या है, रूल ए है कि अगर मान लो कि 2 पाई आर लेंथ था, मैंने एक सरकमफेरेंस, तो चार्ज कितना था, टोटल क्यू था। अरे पूरा अगर हम घूम जाते रिंग में, पूरा घूम जाते रिंग में, तो टोटल 2 पाई आर में चार्ज कितना था, क्यू था। तो अगर मान लो कि अगर हम यूनिट लेंथ में पूछे तो कितना होगा, 2 पाई आर क्यू अपॉन 2 पाई आर, सॉरी क्यू अपॉन 2 पाई आर, यूनिट लेंथ तो कितना होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर, अच्छी बात है, तो हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर। लेकिन हमको तो जो है इस छोटे से लेंथ डीएल में निकालना था, इस छोटे से लेंथ डीएल में निकालना था हमको चार्ज। तो डीएल लेंथ में कितना होगा, डीएल लेंथ में हो जाएगा क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। अच्छा डीएल है कितना, ये डीएल को हम लिख सकते हैं कितना, आर इंटू यहाँ पे एंगल, आर कितना है, आर तो आर है, एंगल कितना है वहाँ पे, आर जो है सेंटर पे एंगल बन रहा है डी थीटा, तो आर इंटू डी थीटा। तो छोटा सा चार्ज आ गया मेरे पास डी क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन कितना, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल, और हमारे पास आ गया क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। तो बताओ कि फोर्स कितना हो गया, तो के इंटू क्यू नोट इंटू डी क्यू के जगह पे लिखेंगे क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा बराबर 2T साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है, 2T साइन डी थीटा बाई 2। अच्छी बात है। अब सुनो ध्यान से समझना, हम पढ़े होंगे कि अगर थीटा जो है वो टेंड्स करता है जीरो को, ठीक है, तो लिमिट जो होता है, सॉरी लिमिट टेंड करता है थीटा टेंड टू जीरो, तो साइन थीटा नियरली थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो बताओ कि डी थीटा तो बहुत छोटा है, उस डी थीटा जो है बहुत छोटा है, तो डी थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा जो है लिमिट डी थीटा बाई 2 तो टेंड्स कर रहा है जीरो को, तो साइन डी थीटा बाई 2 जो है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसका, डी थीटा बाई 2 के। ये रिजल्ट हमेशा याद रखना। तो बताओ कि फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मेरे पास के क्यू नोट इंटू क्यू अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर तो छूट गया है, एक आर स्क्वायर छूट जा रहा है, देखो आर स्क्वायर छूट गया यहाँ पे, आर स्क्वायर इंटू इंटू आर स्क्वायर लिख रहा है ना, इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2T साइन डी थीटा बाई 2 की जगह पे डी थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, और हमारे पास टेंशन का वैल्यू आ गया कितना, के क्यू नोट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द टेंशन इन रिंग के अंदर जो है टेंशन इतना है। क्लियर हुआ? तो ये अच्छा सवाल था हमारा, क्लियर हुआ ना? चलो अगला सवाल ये है कि ध्यान से सुनना, सवाल ये है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ पर 4 ठो चार्जेज हैं, कितने चार्जेज हैं, 4, एक चार्ज है क्यू, ठीक है, एक और चार्ज है क्यू, एक और चार्ज है क्यू, एक और चार्ज है क्यू, ठीक है, 4 ठो चार्जेज है, ए बी सी डी, 4 ठो चार्जेज है, ठीक है। और ये सब चार्जेज है वो म्यूचुअल रिपल्सन के कारण जो है इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, म्यूचुअल रिपल्सन के कारण इस सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है, घूम रहा है, और सबका मास दिया हुआ है m,
ठीक है। चार्ज और चार्जेस जो है इस सर्कुलर पाथ में म्यूचुअल रिपल्सन के कारण क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और इस रिंग का जो सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ है r। सवाल है कि 4 आइडेंटिकल चार्जेस आर मूविंग रिवॉल्विंग around revolving around छोड़ो on a circular path of radius r इस सारे चार्जेस जो है रिपल्सन के कारण जो है इस रेडियस r में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सवाल है फाइंड, पहला सवाल, जो जैसे जैसे सीक्वेंस में सवाल पूछा जाए वैसे वैसे तुमको बताना है, ठीक है ना। सवाल है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। मैंने कोई एक चार्ज पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टेंट बताओ। दूसरा सवाल, जैसे जैसे सवाल सीक्वेंस में पूछा जाए वैसे वैसे फाइंड करना है। दूसरा सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज so that it revolve on the circular path, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करना है। तीसरा सवाल है फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैंने कोई एक चार्ज पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। और चौथा सवाल है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी वन चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये सवाल है। तो अच्छा सवाल है, हम सब सवाल को सॉल्व करते हैं, आराम से समझो। पहले हम सिचुएशन को ये एनालाइज करना चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे ही मूव क्यों करेगा, ठीक है। चलो आराम से समझ। जैसे देखो यहां पर हमारा एक सर्कुलर पाथ है, चलो यहां पर एक हमारा सर्कुलर पाथ है, ड्रॉ कर लिए सर्कुलर पाथ, ठीक है। यहां पर एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिए। अब यहां पर एक चार्ज है और यहां पर एक चार्ज है, तो बताओ, और एक यहां पर चार्ज है एक यहां पर चार्ज है, ठीक है। तो एक क्यू चार्ज, इस क्यू चार्ज, अब एक क्यू चार्ज, अब एक क्यू चार्ज। देखो एक क्यू चार्ज जो इसको इधर धक्का देगा, एक क्यू चार्ज इसको इधर धक्का देगा, ठीक है। उसी तरह एक क्यू चार्ज जो है इसको इधर धक्का देगा, इधर इधर। ओ एक क्यू चार्ज जो है इसको धक्का देगा इधर, ऐसे ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। उसी तरह नीचे भी रिपेल करेगा, इसको इधर भी रिपेल करेगा, उसी तरह इसको भी इधर रिपेल करेगा, ठीक है। और ए चार्ज पार्टिकल जो है इसको इधर रिपेल करेगा, अब ए इसको रिपेल करेगा, और ए चार्ज पार्टिकल जो है वो इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में मान लो v है,
इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में क्या है v, इस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, इस चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है कितना v। तो ये जो है चार्ज पार्टिकल इधर नहीं जाके किधर जाएगा, इधर, क्योंकि रिपेल हो रहा है इधर। ये चार्ज पार्टिकल जब इसको रिपेल करेगा इधर और रिपेल करेगा इधर, तो नेट फोर्स आएगा इस चार्ज पार्टिकल पे किधर, इधर। नेट फोर्स चार्ज पार्टिकल पे किधर आएगा, इधर। हर एक नेट चार्ज पार्टिकल पे जो आएगा फोर्स आएगा नेट इधर, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का नेट फोर्स किधर आ रहा है, इधर, ठीक है। और नेट चार्ज पार्टिकल का इधर आ रहा है, सेंट जो है वेलोसिटी इधर है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है, इधर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो इसके कारण क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक क्यू चार्ज पार्टिकल जो है म्यूचुअल रिपल्सन के कारण क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, मूव। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम जो है इन क्यू चार्ज पार्टिकल का जो है हम निकालना चाहते हैं क्या, इन क्यू चार्ज पार्टिकल का हम निकालना चाहते हैं एक नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी एक चार्ज पार्टिकल पे। तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, आराम से समझो। सबसे पहले जो है, पहले हमको ये डिस्टेंस चाहिए कि ए फोर्स कितना है एफ, और ए फोर्स कितना है एफ। उसके बाद ई तो होगा √2f नेट फोर्स होगा, लेकिन ये एफ और एफ होगा कितना, एफ निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए r, ठीक है, अच्छी बात है। तो ध्यान से देखो कि ए वाला जो डिस्टेंस है कितना है, r है। बताओ ये भी r, ठीक है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप दिए। तो बताओ कि ये टोटल 90 होता है तो ये कितना होगा 45, क्योंकि 90 है तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है 45, ये 45, ठीक है। तो r का ये कॉम्पोनेंट होगा r cos 45, और r का ये भी कॉम्पोनेंट कितना होगा r cos 45। तो r का वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2r cos 45। तो बताओ कि 2r इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये √2 बार में, तो हमारा लेंथ आ जाएगा √2r, इसका वैल्यू हो जाएगा √2r, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना √2r, ठीक है। इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना √2r, अब इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना √2r, ठीक है √2r, ठीक है। अच्छा, हम रिजल्टेंट नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। रिजल्टेंट जो है नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं उस चार्ज पार्टिकल पे। देखो, तो ध्यान से देखो कि ए चार्ज पार्टिकल तो नीचे फोर्स लगा रहा है एफ, ई भी जो है ई क्यू चार्ज पार्टिकल, ई भी इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ऐसे। ये भी तो क्यू चार्ज पार्टिकल है, रिपेल करेगा प्लस चार्ज को, तो ये भी जो है इधर एक फोर्स लगाएगा एफ डैश मान लो इसको, ठीक है। ई बी आर, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो उसके लिए एफ डैश मान ली। तो देखो नेट फोर्स अगर हम लिखना चाहें अगर क्यू चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स, तो कितना है, नेट फोर्स है √2f प्लस एफ डैश। बताओ √2f, एफ कितना है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसके बीच का डिस्टेंस √2r का स्क्वायर, आया समझ में, प्लस एफ डैश कितना है के क्यू इंटू बीच का डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर। तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा कितना √2 के क्यू स्क्वायर बाई कितना 2r स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2 जा 4r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा कितना, नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास, नेट फोर्स आ जाएगा कितना, बताओ कितना आ जाएगा कॉमन, के क्यू स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा कितना, बन जाएगा √2/2 प्लस कितना 1/4। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। पहला सवाल तो बन गया, ठीक है। नेट फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल के हम निकाल लिए, कितना आएगा ये समझिए। अब जो है दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है कि दूसरा सवाल क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल सो दैट इट रिवॉल्व ऑन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करने के लिए जो है कितना वेलोसिटी चाहिए। तो इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व क्यों कर रहा है पता चल गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ लगेगा और उसको घुमाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है b²/r। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगने की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है b²/r, तो एक फोर्स आ जाएगा कितना मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो कितना होता है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन b²/r। अब अगर इस सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है, अगर इस चार्ज पार्टिकल पे, इस क्यू चार्ज पार्टिकल पे अंदर की तरफ जो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है, अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स,
वो बाहर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स के बराबर हो जाए, बाहर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स के बराबर हो जाए, तो चार्ज पार्टिकल जो है सिर्फ बी वेलोसिटी से ही आगे मूव करेगा, फिर है तब है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। उसी तरह चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो नेट फोर्स बराबर हो जाएगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो नेट फोर्स कितना आया था, नेट फोर्स आया था हमारा KQ² इंटू √2 बाई कितना 2 + 1/4, यही आया था ना, इज इक्वल टू m इंटू V²/r। के की जगह पे लिख दो 1/4πε0, अच्छा रहेगा। तो r² था, एक r से एक r कैंसिल, के की जगह पे 1/4πε0 इंटू r, ठीक है, इंटू m पे आ जाएगा यहाँ पर इंटू m इंटू √2/2 + 1/4 इज इक्वल टू कितना V²। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू अंडर कितना 1/4πε0 इंटू m इंटू r इंटू √2 में कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो आ जाएगा 1/√2 प्लस कितना 1/4, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल का आंसर। इतना वेलोसिटी से अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ, बता देंगे। तीसरा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी सब सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि क्या होता है कि ओमेगा इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपॉन R। तो V परपेंडिकुलर तो निकाल लिए कितना 1/4πε0 इंटू mr, ठीक है, mr इंटू 1/√2 प्लस 1/4 इंटू बाई r। तो r इसे अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा r² में, तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा कितना 1/4πε0 mr³ इंटू 1/√2 प्लस 1/4, ठीक है, ये ओमेगा आ जाएगा। कोई बोल देगा टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड होता है एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी कितना टाइम लगेगा, तो t इज इक्वल टू होता है 2π/ओमेगा। तो 2π तो सही है, ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे, चल ऊपर लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 4πε0, खाली उल्टा कर देना है उसका mr³, ठीक है, mr³ बाई कितना हो जाएगा, वाला टर्म नीचे आ जाएगा 1/√2 प्लस कितना 1/4, क्लियर हुआ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, बोलो क्लियर हुआ। चलो, तो ये था हमारा दूसरा सवाल। अगला सवाल एक और करने वाले हैं। अगला सवाल है हमारा कि ध्यान से बनना, यहाँ पर एक रॉड है, यहाँ पर क्या है एक रॉड, और इस रॉड का चार्ज Q है, रॉड का चार्ज क्या है Q, और इसका लेंथ दिया हुआ है L, और इससे a डिस्टेंस दूर, ठीक है, एक पॉइंट है P, इस पे एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है, चार्ज रखा हुआ है Q0। अब ये Q चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक जगह पे चार्ज सेम है, हर एक जगह पे बराबर। सवाल है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q0, ठीक है, बाई अप्लाइड बाई रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है उसको जो है कितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये सवाल है। तो बता देंगे, क्या दिक्कत है। देखो हम तुमको बताए होंगे कि कूलॉम्स लॉ जो था वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, यहाँ पे लिख लो कूलॉम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज रहेगा Q1 और Q2, उसमें कूलॉम्स लॉ आराम से लगा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो है वो कहानी नहीं है, यहाँ पे वो कहानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समझो समझो, आराम से समझो। यहाँ पे वो कहानी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से चार्ज यहाँ पर भी है, चार्ज यहाँ पर भी है, चार्ज यहाँ पर भी है, यहाँ पर चार्ज है, हर जगह चार्ज है, हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह चार्ज है इस रॉड पे। तो हर जगह अगर चार्ज रॉड पे है तो कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस क्यू नोट चार्ज से ये जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इसका डिस्टेंस है मान लो r1। इस क्यू नोट चार्ज से ये वाला चार्ज का डिस्टेंस है कितना, r2 दूर है। इस क्यू नोट चार्ज से ए वाला चार्ज का डिस्टेंस ए वाला कितना है, r3। जैसे जैसे क्यू नोट चार्ज से दूर जा रहा है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है चार्ज का, माने हर एक चार्जेस जो है वो क्यू नोट चार्ज से सेम डिस्टेंस पे नहीं है। और अगर सेम डिस्टेंस पे नहीं है तो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला के अनुसार क्या था कि फोर्स जो होता है वो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कौन सा चार्ज यूज करें, कौन सा चार्ज यूज करें और कौन सा डिस्टेंस यूज करें ये हमको नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि एक दिमाग लगाते हैं, हम क्या करते हैं, एक दिमाग, क्या दिमाग लगाते हैं, समझो। यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक रॉड, वही रॉड हम बना रहे हैं, और यहाँ पर चार्ज है क्यू नोट, ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना था, ए था ना। चलो, तो हम क्या करते हैं, हम कि यहाँ से इस क्यू नोट चार्ज से एक डिस्टेंस दूर आके एक छोटा सा थिकनेस का एक क्या काट लेते हैं, एक थिकनेस का एक एलिमेंटल जो स्ट्रिप काट लेते हैं, और इस एलिमेंटल स्ट्रिप पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू, ठीक है, इस डी क्यू चार्ज होगा। अब ये डी क्यू चार्ज है इस क्यू नोट चार्ज पे एक छोटा सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना, डी एफ। क्या ये डी एफ फोर्स निकाल सकते हैं, अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 कितना है, Q1 है डी क्यू इंटू Q2 कितना है, Q2 है क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, बीच का डिस्टेंस है एक्स, एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। लेकिन सबसे पहला बात है कि डी क्यू का वैल्यू नहीं पता है, डी क्यू का वैल्यू नहीं पता, निकाल सकते हैं हम डी क्यू कितना, डी क्यू कितना होगा, तो देखो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी क्यू निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, देखो आराम से समझना। बताओ कि यहाँ पे कि अगर एल लेंथ पे चार्ज कितना है, टोटल चार्ज क्यू था, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, क्यू बाई एल। लेकिन हमको तो इस छोटे से थिकनेस डी एक्स डिस्टेंस दूर आके छोटा सा डी एक्स थिकनेस का हम कट किए हैं, इस डी एक्स थिकनेस पे चार्ज कितना होगा, तो डी एक्स थिकनेस पे जो चार्ज है डी क्यू है, तो क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। अब ये जो डी एक्स थिकनेस पे चार्ज है वो कितना है, डी क्यू, डी क्यू इक्वल टू आ गया क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब डी क्यू लेंथ पे जो चार्ज है, डी एक्स लेंथ पे चार्ज है कितना है, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, वही हमारा डी क्यू है। तो छोटा सा फोर्स आ गया कितना, के डी क्यू की जगह पे लिख देंगे क्यू बाई एल इंटू डी एक्स इंटू क्यू नोड अपॉन कितना, आर स्क्वायर, आर नहीं एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया के क्यू क्यू नोड, के क्यू क्यू नोड अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस छोटे से चार्ज जो है डी क्यू, इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नोट चार्ज पे फोर्स आ गया कितना, डी एफ। लेकिन डी क्यू चार्ज तो यहाँ पर भी है, 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 डी क्यू चार्ज तो यहाँ पर भी है। तो छोटे छोटे डी क्यू चार्ज के कारण तो फोर्स लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा यहाँ से, हर एक डी क्यू चार्ज के कारण। डी क्यू चार्ज तो यहाँ पर ही है, तो सबसे पहला डी क्यू चार्ज कितना डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, और अगला सबसे लास्ट वाला डी क्यू चार्ज कितना डिस्टेंस पे है, तो सबसे लास्ट वाला डिस्टेंस ए इस क्यू नोट चार्ज से, ए प्लस एल। तो ए वाला डिस्टेंस जो है ए प्लस एल डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसका लेंथ है एल। तो पहला चार्ज जो है वो डी क्यू जो है, पहला डी क्यू चार्ज वो कितना है, ए डिस्टेंस पे, जो ओ कुछ फोर्स लगाएगा डी एफ, और अगला जो चार्ज है वो कितना है, ए प्लस एल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, इस क्यू नोट चार्ज से, तो वो भी फोर्स लगाएगा डी एफ। लेकिन बीच में भी तो डी क्यू चार्ज है, वो भी फोर्स लगाएंगे डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ। तो नेट फोर्स अगर निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स, तो हमको नेट फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डी एफ प्लस डी एफ प्लस डी एफ प्लस हर एक छोटे छोटे चार्ज की वजह से जो है हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल के जोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस डी एफ चार्ज को जोड़ने का एक तरीका जानते हैं, जोड़ने का तरीका क्या था, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो कहाँ से कहाँ तक, तो पहला जो डी एफ फोर्स निकालेंगे वो कौन सा चार्ज के कारण होगा, ए डिस्टेंस वाले चार्ज के कारण, और अगला डिस्टेंस जो फोर्स होगा, पहले ए नहीं लिख रहे हैं, देखो पहले डी एफ का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, डी एफ का एक्सप्रेशन कितना है,
के क्यू नोट अपॉन एल इंटीग्रेशन इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल कौन है x, तो डिस्टेंस है वेरिएबल, तो डिस्टेंस पहला वाला a डिस्टेंस पे जो dq चार्ज है वो जितना फोर्स लगाएगा वो df से लेकर जोड़ते जाएंगे कहाँ तक, a प्लस एल तक। ठीक है, तो ये सब तो तुमको पता ही होगा। के क्यू नोट अपॉन एल dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -1/x कहाँ से कहाँ तक, a से लेके a प्लस एल तक। तो यहाँ पर हमारे पास एफ नेट का वैल्यू आ जाएगा कितना, एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा के क्यू नोट अपॉन एल इंटू पुट करो -1 अपॉन कितना a प्लस एल -1 अपॉन ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए तो हो जाएगा कितना के क्यू नोट अपॉन कितना एल इंटू 1/a -1/a प्लस एल। तो नेट फोर्स आ जाएगा मेरे पास कितना के क्यू नोट अपॉन एल इंटू ए और ए प्लस एल का सेम हो जाएगा ए इंटू ए प्लस एल। जब ए कॉमन होगा तो ऊपर आएगा ए प्लस एल माइनस ए प्लस एल कॉमन होगा तो आएगा ए और ए कैंसिल, एल और एल कैंसिल, और हमारे पास नेट फोर्स आ गया के क्यू नोट अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो उस क्यू नोट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इतना लगेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास नेट फोर्स आ गया कितना, नेट फोर्स आ गया के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन क्यू नोट अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। दिस इज द नेट फोर्स ऑन क्यू नोट चार्ज अप्लाइड बाई द रॉड। ठीक है ना, क्लियर हुआ, ये जो है हमारा सवाल का आंसर होगा। क्लियर हुआ ना, बोलो। तो ये जो है इस क्यू नोट चार्ज पे इतना फोर्स अप्लाई करेगा। चलो, आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, तो हम तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए जो है एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। पहले समझो, जैसे मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है और एक बच्चा है, ठीक है, एक और बच्चा है। तो इस बच्चे को जो है इसको मारना है, इस बच्चे को, ये बच्चा है, ये भी बच्चा है। बच्चा ए जो है वो बी को मारना चाहता है, कैसे मार सकता है, तो ए बच्चा को जो है जाके यहाँ पे इसको कांटेक्ट में आके इसको टच करना पड़ेगा। बिना टच किए हुए इसको कैसे मार सकता है, मारना पॉसिबल है नहीं। तो बॉय ए जो है वो फोर्स बी पर तब लगा सकता है जब वो जो है उस पर क्या लगाए, कांटेक्ट में रहे, उसको टच करते रहे, तब जो है वो बॉय ए पे फोर्स बी पे फोर्स लगा सकता है। ठीक है, अगर टच नहीं करेगा तो कैसे फोर्स लगेगा, तो नहीं टच करेगा तो एक और तरीका है चोट लगाने का इसको। कैसे, कि क्या करो कि ये जो है यहां पर आया, यहां पर, ठीक है ना, एक बच्चा, ठीक है ना, और ये बच्चा जो है इसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है, तो फूंक मारने लगा, फूंक मारने लगा, फूंक से जो है उड़ने लगा, इस पर फोर्स लगा फूंक से, तो बच्चा बिना छुए हुए जो है इस पे लगा दिया, लेकिन फूंक से फोर्स लगाया, ये जो फूंक मारा, फूंक से जो है इस पे चोट लगा, चोट लगने से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा तो फूंक से भी उड़ सकता है। ठीक है, देखा होगा सुपरमैन इस मूवी में। तो फोर्स लगाने के लिए जो है बॉय ए को बी को क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा, तभी जो है फोर्स लगेगा। तो एक बात बताओ कि एक क्यू चार्ज था और एक क्यू चार्ज था, एक क्यू वन चार्ज था, मान लो एक क्यू टू चार्ज था। तो हम कूलॉम्स लॉ में क्या बताएं कि क्यू वन चार्ज जो है क्यू टू पे फोर्स लगा रहा है, क्यू वन चार्ज जो है क्यू टू पे क्या लगा रहा है, फोर्स, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज ऑन फर्स्ट चार्ज, सॉरी, फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज। उसी तरह फोर्स अप्लाई कर रहा है सेकेंड चार्ज वन पर, वन पे किसके द्वारा, सेकेंड चार्ज के द्वारा। ये दोनों इक्वल और अपोजिट थे, ये तुमको हम बताएं, लेकिन इसका मीनिंग समझो कि मीनिंग क्या है। हाँ, हम जान रहे हैं कि Q1 चार्ज जो है वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन Q1 चार्ज लगाने का मतलब क्या है, Q1 चार्ज तो लगा ही नहीं रहा। हम अभी क्या बोले,
कि अगर फोर्स लगाना है तो इसको जाके कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। अब Q1 चार्ज और Q2 के कांटेक्ट में नहीं है, इसके बीच का सेपरेशन कितना है, R है। ठीक है, तो जरूर जो है Q1 जो है Q2 पे तो फोर्स नहीं लगाया होगा, लेकिन हाँ Q1 का एक चारों तरफ का एक ऐसा रीजन होगा जो Q2 पे क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। क्योंकि फोर्स लगाने के लिए क्या होना चाहिए, इसको कांटेक्ट में होना चाहिए, कांटेक्ट में तो अभी है नहीं, R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो इसका मतलब समझ गए कि Q1 चार्ज जो है उसके चारों तरफ एक रीजन होगा, एक स्पेस होगा, ठीक है ना, एक ऐसा फील्ड होगा, ठीक है ना, एक ऐसा फील्ड होगा, और उस फील्ड के अंदर ही Q2 चार्ज रखा हुआ है, तो इसलिए उस पर क्या लग गया, फोर्स। उसी तरह Q2 का भी अपना क्या होगा, एक फील्ड होगा, Q2 का भी अपना क्या होगा, फील्ड होगा, Q2 का भी अपना एक फील्ड होगा, और Q2 के फील्ड में जो है Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो Q2 का फील्ड जो है Q1 पे क्या लगाएगा, फोर्स। इसका मतलब है कि चार्जेज के जो द्वारा जनरेटिंग फील्ड होते हैं वो किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि क्या, चार्जेज फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्लियर हुआ ना। चार्जेज जो है अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट करते हैं, वही रीजन जो है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसी अन्य चार्ज पार्टिकल पे क्या अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। तो इस पॉइंट को लिखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन या एक ऐसा स्पेस है जो किसी अन्य चार्ज पार्टिकल पे, किसी अनटेस्ट चार्ज पार्टिकल पे क्या फोर्स क्या लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। उस फील्ड को, उस रीजन या उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो लिखो लिखो, क्लियर हुआ ना। द रीजन और स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज, सोर्स मने बता रहे हैं जरूरत, सोर्स चार्ज in which a test charge bring to the brings into the field to experience electrostatic force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बोलो, जैसे कोई भी चार्ज है Q, हम इस Q चार्ज से जो है, ये Q चार्ज से हम अभी मान रहे हैं कि इस Q चार्ज का जो है चारों तरफ एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, कुछ ऐसा फील्ड है Q चार्ज के द्वारा, ऐसे चारों तरफ फील्ड है। ये चारों तरफ फील्ड है वो इमेजिनरी फील्ड है, ऐसा होता नहीं है, ऐसे माना जाता है, हाइपोथेटिकल ये फील्ड होते हैं। आगे चल के हम इसका नाम भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। ये जो लाइंस है वो प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होते हुए नजर आती है, ऐसे एक प्लस चार्ज के चारों तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे। अब क्या हुआ कि ये जो Q चार्ज है इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज क्या करता है कि वही फील्ड लाइन क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, जो है एक स्पेस, एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस Q चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा स्पेस क्रिएट हुआ है, और अगर मान लो कि ये रीजन जो है स्पेस क्रिएट करने वाला एक Q चार्ज है, तो इस Q चार्ज का नाम दे देंगे सोर्स चार्ज, मतलब ये सोर्स है और यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट करने के लिए छोटा सा चार्ज ला रहे हैं। जो छोटा सा टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, Q का जो चार्ज का वैल्यू है वो लगभग 0 होता है, अभी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज, इसलिए इसका नाम दे दिए टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लाएं तो क्या होता है कि इस Q चार्ज जो है इस Q चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं,
हम क्या बोले कि चार्जेस जो हैं, चार्जेस पे फिक्स फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। चार्जेस जो है अपने द्वारा जो जनरेटिंग फील्ड है, वो फील्ड जो है उस पर फोर्स लगाता है, और वो फोर्स जितना फोर्स लगाता है वो जो फील्ड है वही फील्ड क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो एक क्यू चार्ज के द्वारा जनरेटिंग फील्ड जो है इस पर एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का Fe। क्या लगाएगा, Fe। कौन, इसका फील्ड। इसका फील्ड जो है इस क्यू चार्ज का जो है फील्ड, इस फील्ड में अगर इस क्यू चार्ज को लाया गया तो इस पर फोर्स लगाएगा क्या, Fe। ठीक है। तो ये जो फील्ड है वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी सोर्स चार्ज के तरह का वह क्षेत्र जहां पे अगर कोई एनदर चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, उस फील्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक और चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है क्यू। ठीक है, अब इस क्यू चार्ज पार्टिकल पे जो है फोर्स लगेगा, मान लो ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इधर लगा फोर्स। उसी तरह मान लो कि एक और चार्ज पार्टिकल है इधर, एक और चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, तो इस क्यू चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा कहाँ, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। अगर मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज पार्टिकल है, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो इसको अपनी तरफ खींचने वाला फील्ड रहेगा। ये फील्ड जो है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ, बोलो। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान गए कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन या एक ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल को लाने पे जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस रीजन या स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब किसी भी पॉइंट पे वो जो फील्ड है उसका वैल्यू कितना है, कितना फील्ड है, क्या फील्ड हर जगह सेम है, नहीं। फील्ड जो है वो जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे फील्ड का वैल्यू घटते जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हम किसी भी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है इसके बारे में समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई वेक्टर, ई वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या बोले, देखो हम बोले ए कि मान लो कि यहाँ पे एक फील्ड है ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे फील्ड है, आराम से समझना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे फील्ड है और यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज है, उसके द्वारा चारों तरफ क्या है, फील्ड है। और इस फील्ड के अंदर एक एनदर चार्ज पार्टिकल को लाए टेस्ट करने के लिए। मान लो वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल का वैल्यू है क्यू। अब जैसे ही इसके फील्ड पे लाए तो इसका फील्ड जो है इस पे फोर्स लगाएगा इधर एपी, एपी। ठीक है, एपी। तो बताओ कि इस क्यू चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, एपी। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, एपी अपॉन क्यू। तो जो यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको चाहिए तो हम उस पर क्या लगा देंगे, एक छोटा सा चार्ज ला देंगे और देख लेंगे कितना फोर्स है, और उस चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वही जो है हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, एपी अपॉन क्यू। कितना होगा, एपी अपॉन क्यू होगा। आया समझ में, एपी अपॉन कितना होगा, क्यू होगा। बोलो, क्लियर हुआ, एपी अपॉन कितना होगा, क्यू होगा। बोलो, अच्छा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced in electric field on per unit test charge, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज। तो क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा था एपी, इसलिए यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो एपी बाई क्यू लगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकाला उस पर क्या कर दो, एक छोटा सा चार्ज ला दो, उस पर फोर्स निकालो और उस चार्ज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो उस क्यू को। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ ना। अच्छा, यूनिट का बात करते हैं, यूनिट का। तो कितना होगा यूनिट, तो कितना है, ई बराबर है एपी अपॉन क्यू। फोर्स का होता है न्यूटन, इसका होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, आगे चल के हम पढ़ेंगे इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी। ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर भी आज याद रख लो, हम आगे चल के प्रूफ भी कर देंगे कि E इज इक्वल टू होता है माइनस dB बाई डी आर। आगे चल के पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ेंगे तो V जो होता है उसका वोल्ट होता है, और डी आर जो होता है चेंज इन लेंथ होता है, चेंज इन डिस्टेंस, मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, अच्छा डायमेंशन का बात करते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन होगा, देखो किधर डायमेंशन कितना होगा,
तो देखो डायमेंशन ऑफ ई कितना होगा, तो बताओ कि एफ का डायमेंशन कितना होगा, ई का डायमेंशन निकालने के लिए एफ ई का डायमेंशन अपॉन क्यू का डायमेंशन। एफ ई का डायमेंशन कितना होगा, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2, ठीक है, अपॉन चार्ज का डायमेंशन होता है आई टी, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 आई माइनस 1, ठीक है। तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायमेंशन होता है। अच्छा, कैसा क्वांटिटी है, तो कोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए ध्यान से सुनना, अगर चार्ज है सोर्स चार्ज, इफ सोर्स चार्ज is positive then electric field intensity at that point will be radially outward आया समझ में। अगर सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। और अगर इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, then electric field at that particular point will be radially inward, ठीक है। आराम से समझो, समझाते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे चार्ज है प्लस, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हैं तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसा समझ में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। मतलब अगर पी पॉइंट पे अगर मान लो कोई क्यू चार्ज रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ठीक है, इधर होगा क्यू, मैंने बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखते हैं था, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस जो है प्लस चार्ज को क्या करता है, रिपेल, तो इसलिए फोर्स जो है इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसका फील्ड जो है इसको रिपेल कराएगा, मैंने उसको दूर ले जाएगा क्यू चार्ज। लेकिन जैसे ही माइनस क्यू चार्ज रखें, क्या रखें यहाँ पे थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं, अगर यहाँ पे चार्ज रहा प्लस तो होगा क्या कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और फोर्स भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे चार्ज रहा माइनस तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर रहेगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, लेकिन फोर्स लगेगा इसको अट्रैक्शन का, इसका फील्ड जो है फोर्स अंदर की तरफ जाएगा, एफ अंदर की तरफ, क्लियर हुआ ना, आया समझ में। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर चार्ज रहा निगेटिव, रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, रेडियली इनवर्ड का मतलब है अंदर की तरफ, समझ में है ना, ऐसे रेडियली इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, क्लियर हुआ, रेडियली इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ। तो माइनस क्यू चार्ज रहा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे कहाँ होंगे, रेडियली इनवर्ड होंगे, ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसे रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ आते हुए नजर आएंगे। आगे चल के हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब हम बताएंगे, अभी फिलहाल समझ जाओ अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पर अगर हम क्यू चार्ज को लाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ठीक है, और फोर्स किधर लगेगा, इधर अंदर ही लगेगा फोर्स, क्योंकि क्यू चार्ज पे जो है माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है, तो फील्ड जो है इसको अंदर की तरफ ले जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रख दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, रेडियली इनवर्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, लेकिन फोर्स किधर लगेगा, तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज को, माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल, तो इसका फील्ड इसको दूर ले जाएगा, ऐसे, क्लियर हुआ ना, दूर ले जाएगा, बोलो क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया ना। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। चलो समझ में आ गया होगा, समझ गया ना, चलो ध्यान से समझना। एक सवाल देते हैं, ठीक है,
सवाल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा एक चीज समझो, सवाल देने से पहले, सवाल देने से समझो कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहा ई वेक्टर, मान लो हर जगह सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि अगर यहाँ पर अगर हम एक क्यू चार्ज यहाँ पे लाके रख दिए, प्लस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, फोर्स लगेगा इधर ही, इधर ही, ठीक है, या इधर ही लगेगा, समझ में आया ना। तो अगर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज कैसा है, अगर प्लस रहेगा सोर्स चार्ज, अगर सोर्स चार्ज रहे प्लस, प्लस क्यू रहा, ई क्यू नहीं, ई प्लस क्यू नहीं देखना है हमको, सोर्स चार्ज देखना है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे चल के हम बता रहे हैं सोर्स चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है, फिलहाल अभी समझो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन पैरेलल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, माने सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। लेकिन अगर सोर्स चार्ज निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एंटी पैरेलल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, क्लियर हुआ, एंटी पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के। अब कैसे होगा इसके बारे में समझो। अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखें, माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, तो इस माइनस क्यू चार्ज पे जो है फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो फोर्स लगेगा अपोजिट, फोर्स लगेगा अपोजिट, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर, लेकिन यहाँ पे फोर्स और ये दोनों एक में, तो यहाँ पे एंटी पैरेलल है, यहाँ पे एंटी पैरेलल है, उल्टा डायरेक्शन बताएं, क्लियर हुआ ना, याद रखना, ठीक है। और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो फोर्स का वैल्यू होगा कितना, Q इंटू ई, ठीक है ना, माइनस क्यू इंटू ई, क्लियर हुआ। अगर नेट फोर्स चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो मॉड लगा दो, पता चल जाएगा, क्लियर हुआ ना, मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड लगा लेना, ये माइनस बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा, Q इंटू ई, प्लस Q इंटू ई, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर एक सवाल अगर हम देते हैं ऐसे, समझो, सुनो, यहाँ पे एक सवाल देते हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर क्या है, प्लेट, ये प्लस चार्ज का प्लेट है, ठीक है, और ये माइनस चार्ज का प्लेट है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक जो है लाके रख दिए, m मास का ब्लॉक, m मास का ब्लॉक जो है लाके रख दिए, ठीक है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर नीचे की तरफ दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे, नीचे की तरफ ऐसे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की तरफ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ। अब m मास का ब्लॉक को हम यहाँ पे लाके रख दिए, ठीक है, m मास का ब्लॉक को, अब होगा क्या समझो, m मास के ब्लॉक को लाके तो रख दिए, अब है सवाल कि m जो है ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे, तो नीचे लगेगा तो क्या हो जाएगा, m मास गिर जाएगा, हम चाहते हैं कि m मास नहीं गिरे, हम चाहते हैं कि m मास नहीं गिरे, तो क्या करना पड़ेगा, नहीं गिरे तो इसके लिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा तभी जो है ना नीचे वाला ग्रेविटी को ओवरकम करेगा, बराबर करेगा और नहीं गिरेगा, बैलेंस करने के लिए नीचे ग्रेविटी का फोर्स है और ऊपर एक फोर्स लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, तभी जो है नीचे नहीं गिर पाएगा। तो ऊपर कौन सा फोर्स लग सकता है, तो ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग सकता है। तो सबसे पहला सवाल है कि पहले जो है m मास को हम कौन सा चार्ज दें, दिया हुआ है सवाल में कि what amount of positive or negative charge is given to mass m so that it remain at
इक्विलिब्रियम, इट रिमेन एट इक्विलिब्रियम। मतलब उस क्यू चार्ज को, एम मास के ब्लॉक को कौन सा चार्ज दें, पहले कितना अमाउंट ऑफ चार्ज दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दे कि प्रोटॉन दे, क्या दे हमको नहीं पता, ताकि ये जो है बैलेंस रहे, ये पहले समझो। तो सबसे पहले समझो कि अगर हम उस एम पर अगर हम प्लस चार्ज देते हैं तो क्या होगा। अगर एम मास जो है, ये एम मास है, मान लो एम मास के ब्लॉक है, अगर हम इसको प्लस चार्ज दे देते तो क्या होगा, प्लस चार्ज देते तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है और प्लस चार्ज है, तो अभी तुरंत बताएं कि अगर प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है नीचे की तरफ, तो फोर्स आएगा एफी नीचे की तरफ, और ग्रेविटी भी होगा नीचे की तरफ, एफी नीचे एमजी नीचे, तो और फास्टली गिरेगा, और फास्टली गिरेगा। तो इसका मतलब है कि तो प्लस चार्ज तो हम देंगे नहीं, रिमेन इक्विलिब्रियम में रखने के लिए तो प्लस चार्ज इसको दिया नहीं जाएगा, तो देना तो पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ही, इलेक्ट्रॉन तो देना पड़ेगा। तो मान लो इसको हम इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लो इसको चार्ज दे दिए क्यू चार्ज दे दिए, निगेटिव में दे दिए क्यू चार्ज, बताओ निगेटिव में दे दिए, तो बताओ कि mg पे फोर्स लगेगा किधर, mg नीचे, mg पे फोर्स, इस m मास पे ब्लॉक पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, mg नीचे। और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ था, ऐसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे, तो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एफ ही लगेगा ऊपर की तरफ। अगर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर दोनों बराबर हो जाए तो वहीं के वहीं रहेगा। अगर मान लो कि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए नीचे वाला फोर्स है, तो ब्लॉक ऊपर जाना शुरू करेगा, अगर नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए ऊपर वाला फोर्स है तो ब्लॉक नीचे फॉल कर जाएगा। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि रिमेन एट इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, वहीं की वहीं रहना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर का फोर्स बराबर क्या करना पड़ेगा नीचे का फोर्स, एफी कितना होता है, एफी होता है क्यू इंटू ई, क्यू इंटू वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बराबर एम इंटू जी। लेकिन हमको अमाउंट पूछा है कितना निगेटिव चार्ज या कितना पॉजिटिव चार्ज ई दिया जाए, तो एन इंटू ई लिखना पड़ेगा, इंटू ई, क्यू की जगह पे एन ही लिखेंगे बराबर एम जी। हमको एन चाहिए ना, एन वही नंबर ऑफ अमाउंट का मतलब नंबर चाहिए हमको, तो एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन ई इंटू ई। ठीक है, तो इतना चार्ज अगर हम देंगे उस चार्ज पार्टिकल को, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो किस में रहेगा, वो चार्ज पार्टिकल किस में रहेगा, ये वाला इक्विलिब्रियम पे रहेगा। क्लियर हुआ, बोलो समझ में आया ना, अच्छी बात है। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। सवाल है ऐसा, ठीक है, सवाल ऐसा है कि यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ पर भी क्या है प्लेट, ये प्लस प्लेट है, ठीक है, और ये माइनस प्लेट है, माइनस प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे की तरफ है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे। अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक प्रोटॉन था और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब इसके बीच का सेपरेशन है एल, इसके बीच का सेपरेशन है कितना एल। अब ग्रेविटी जो है नहीं मानना है, ग्रेविटी फ्री है, यहाँ पे ग्रेविटी फ्री है। अब इसके दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया है एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है सवाल में ई दिया है, ठीक है। अब सवाल है सबसे पहला सवाल, जैसे जैसे सीक्वेंस में सवाल पूछा जाए वैसे वैसे बताना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। पहला सवाल है, ये पहले बताओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगेगा, ये पहले बताओ। तो देखो बता देंगे, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे प्रोटॉन है, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है,
अब प्रोटॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो होगा क्या समझो। यहाँ पे प्रोटॉन है ऐसे, ये प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है ऐसे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। अब यहाँ पे मान लो प्रोटॉन है, तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि प्लस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, याद करो। तो फोर्स पे फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल टू होगा क्यू इंटू ई। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है क्यू कितना है, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई, इंटू फोर्स कितना है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे ई, तो फोर्स हो जाएगा ई इंटू, ये हो गया तुम्हारा किस पे, प्रोटॉन पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्रोटॉन, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, उसी तरह क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से बनाते हैं, देखो चलो हम बनाते हैं रेड कलर से। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे की तरफ है ऐसे, तो फोर्स जो है वो लगेगा ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, हम बताए थे ना। तो फोर्स लगेगा कितना, क्यू, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। लेकिन क्यू नहीं है, माइनस ई है, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई इंटू ई, ये माइनस बता रहा है कि फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ठीक है, माइनस बता रहा है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ कि नहीं। तो पहला सवाल तो यही था कि फाइंड द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दूसरा सवाल इसी में, दूसरा सवाल है कि फाइंड करो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दूसरा सवाल है फाइंड करो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन। तो पहले बताओ कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आएगा कैसे, तो समझो कैसे आएगा। एक बात बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है किधर, नीचे की तरफ, अब ग्रेविटी तो है नहीं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी किधर आएगा, नीचे की तरफ, फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। फोर्स लग रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन आएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ। अब इसका मास है मान लो mp, मास ऑफ प्रोटॉन mp और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है me, तो ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर, तो इस पे एक्सेलरेशन आएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हमारा किधर, नीचे की तरफ, ठीक है। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आएगा ऊपर की तरफ। तो वही एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो बताओ कि एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेवार कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेवार है इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई। अब बताओ कि मास, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर Q इंटू ई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा Q E अपॉन m। अब बताओ कि अगर प्रोटॉन का अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो Q की जगह पे लिखेंगे प्लस E इंटू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। बोलो, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन चाहिए तो लिखेंगे माइनस E इंटू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, ये माइनस साइन बता रहा है कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। तो एक्सेलरेशन का जो है दोनों का हम निकाल दिए। अब ध्यान से देखो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ई भी सवाल में दिया रहेगा, ई भी दिया रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन भी कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन आया कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा आया, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन आया कांस्टेंट, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है तीसरा, तीसरा सवाल है कि फाइंड द टाइम taken to reach the plates by proton and electron। ये सवाल है, फाइंड करना है टाइम जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो प्लेट पे क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लेट पे पहुंचेंगे कैसे, और कौन कौन सा प्लेट पे पहुंचेंगे, ये पहले बताओ, ये समझना है। तो देखो यहाँ पर प्लस चार्ज था प्लेट पे, और ये वाला प्लेट पे कैसा चार्ज था, माइनस। अब देखो प्रोटॉन जो है किधर जाएगा, नेगेटिव प्लेट पे पहुंचेगा, उसको डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा एल। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को कौन सा प्लेट पे पहुंचेगा, पॉजिटिव प्लेट पे, और उसको भी डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा एल।
तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, सेम है। दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है। और दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है तो L लिखते हैं इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया गया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या किया गया था, रिलीज। सवाल में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या किया गया, रिलीज। देखो हम दिए हैं, सवाल में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या किया गया, रिलीज। रिलीज किया गया, अच्छा नहीं लिखे हैं, लिख लो, रिलीज किया गया, ठीक है। इस सबको रिलीज किया गया, रिलीज्ड, ठीक है ना। इसको भी क्या किया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज, छोड़ दिया गया। रिलीज करते समय इनिशियल स्पीड कितना होता है, 0 होता है। रिलीज करते समय स्पीड कितना होता है, इनिशियल स्पीड 0। तो मतलब यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना है, 0। तो L इज इक्वल टू हो गया 1/2 A इंटू टी स्क्वायर। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2L अपॉन A, 2L अपॉन A का रूट। ये हो गया टाइम हमारा। अब बताओ कि यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रॉन का निकालना है, इलेक्ट्रॉन का टाइम, तो कितना होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो वही 2L होगा। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का फिर मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। एक्सेलरेशन का क्या यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन है कितना, ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा कितना, 2m/EL अपॉन E इंटू ई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का टाइम हो गया। और दूसरा है हमको किसका निकालना है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का टाइम कितना हो जाएगा, 2L अपॉन E इंटू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन चल जाएगा ऊपर, 2mp इंटू एल अपॉन कितना, E इंटू ई, हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। तीसरा सवाल इसी में लिख लेंगे सवाल, विच चार्ज पार्टिकल, विच चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, स्ट्राइक्स इनिशियली द प्लेट। मैंने ये सवाल है कि कौन सा जो है चार्ज, इलेक्ट्रॉन पहले जो है प्लेट को टकराएगा कि प्रोटॉन जो है प्लेट को टकराएगा, ये सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, जो पहले टकराएगा उसको समय कम लगेगा और जो बाद में टकराएगा उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो पहले ये देख लो कि किसका समय ज़्यादा लगेगा और किसका समय कम लगेगा, ये हमको जांच करना है। तो बताओ कि यहाँ पे टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 2 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल अपॉन ई इंटू ई। और टाइम ऑफ प्रोटॉन कितना आया, टाइम ऑफ प्रोटॉन आया 2 इंटू एम इंटू पी इंटू एल अपॉन ई इंटू ई। अब ध्यान से देखो कि टाइम जो है 2 भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, डिपेंड कर रहा है मास पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। मतलब टाइम डिपेंड कर रहा है मास पे, अंडर रूट मास पे। अब जिसका ज्यादा मास होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो तुम पढ़ा होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है नियरली 1837 टाइम जो है ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। माने प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन को ज्यादा समय लगेगा, प्रोटॉन को जो है ज्यादा समय लगेगा किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, टकराने में, स्ट्राइक करने में। तो सबसे पहले कौन टकराएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा, प्रोटॉन को ज्यादा समय लगेगा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा, इलेक्ट्रॉन को कम समय लगेगा एल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले हमको क्या करेगा, प्लेट को टकराएगा। क्लियर हुआ ना। चलो, तो ये था हमारा सवाल किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो इस वीडियो में जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ें, ठीक है ना। आगे अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।